नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान का पेपर नंबर 25 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे मनोविज्ञान के, जो कि आने वाली जो रीट भर्ती परीक्षा है 2022 उसकी पात्रता और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है साथियों, इसके लिए भी ये जो मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज है बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन 30 प्रश्नों को अच्छी तरह से देखते हुए व्याख्यात्मक रूप से हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। साथ देखिए, पहला प्रश्न है आपके, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दूसरा विकल्प है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा विकल्प है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। और चौथा विकल्प है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 1 में आपको सही उत्तर बताना है साथियों। देखो, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर यह पूछ रहा है कि शिक्षार्थी का मतलब है छात्र। छात्र वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, मतलब कोई जल्दी सीख रहा है, कोई थोड़ी आराम से सीख रहा है, कोई सीखने में ज़्यादा टाइम ले रहा है। इस प्रकार से वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो शिक्षक को क्या चाहिए साथियों कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध बच्चों के समक्ष कराना चाहिए, क्योंकि अलग अलग अनुभव रहेंगे तो बालक भी अलग अलग है, अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता भी है। अतः चौथा विकल्प यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति के सामने 2 विकल्प है, या तो वह नदी में कूदकर जान दे देवे अथवा गंभीर बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाए। व्यक्ति के सामने कौन से प्रकार का द्वंद्व है? अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस, और इनमें से सभी। तो साथियों देखिएगा, जहां पर द्वंद्व की बात की जाती है, अप्रोच का मतलब होता है साथियों उपागम, क्या होता है उपागम, और एवॉइडेंस का मतलब होता है परिहार। तो यहाँ पर व्यक्ति के सामने परिस्थिति क्या कह रही है कि भाई या तो वो नदी में कूद कर जान दे दे या फिर गंभीर बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाए। मतलब मरना तो दोनों सिचुएशन में है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति की भाई किस प्रकार से मरना है ये चीज उसके सामने है। दोनों ही नहीं चाहता है लेकिन हो रही है, तो फिर उसको अवॉइडेंस अवॉइडेंस या परिहार परिहार द्वंद्व के नाम से उसको हम जानेंगे साथियों। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, तर्कना के संबंध में असत्य कथन है। तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन है। व्यक्ति तर्कना के माध्यम से चिंतन को क्रमबद्ध करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति तर्क वितर्क करता है और समस्या समाधान के लिए व्यक्ति को तर्क की आवश्यकता होती है। तो देखो, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन आपको बताना है तर्कना के संबंध में। तो साथियों जो दूसरा कथन है, जो तीसरा कथन है और जो चौथा कथन है, ये तो तर्कना के बारे में बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो पहला कथन है कि तर्कना एक प्रकार का स्वैली चिंतन है, स्वैली चिंतन कहा जाता है काल्पनिक चिंतन को। किसको? काल्पनिक चिंतन को, जिसमें हम कल्पनाओं के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की सोच रखते हैं। तो तर्कना में ऐसा नहीं होता है। समस्या को दूर करने के लिए इसमें तर्क दिए जाते हैं, ना कि कल्पना की जाती है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 4। साथियों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। और माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है। तो आपको चौथे प्रश्न में सही उत्तर देना है। कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है साथियों प्रश्न नंबर 4 में? देखो, प्रश्न संख्या में आपको यह देखना है कि जो कथन सही नहीं है, मतलब जो कथन गलत है, आपको वो देखना है। तो पहला, तीसरा और जो चौथा कथन है ये तो सही है, लेकिन जो दूसरा कथन कह रहा है कि विकास प्राणी और दूसरा तो सही है,
यहाँ पर गलती हुई है। पहला, दूसरा और चौथा तो सही है, लेकिन जो तीसरा कथन कह रहा है कि वंशानुक्रम की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की, तो ऐसा नहीं होता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन, शोधन का मतलब होता है मार्गांतरीकरण करना, मतलब उनका बदलाव करना। तो जिसमें बदलाव किया जा रहा है उसको थोड़ी वंशानुक्रम कहेंगे। अतः तीसरा विकल्प आपका जो है ये यहाँ पर सही नहीं है, तो यही आपका सही उत्तर होगा। बाकी दूसरा क्या कह रहा है कि विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो प्राणी मतलब जो व्यक्ति है और जो उसका जो वातावरण है उसमें वो अंतःक्रिया करता है, तो ठीक है, वही विकास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे। यहाँ तीसरा विकल्प सही है चौथे में। साथियों प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा दूसरों का प्रेक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक तथा संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है, क्या कहेंगे उसे? अनुकरण द्वारा सीखना, मॉडलिंग द्वारा सीखना, संज्ञानवाद द्वारा सीखना और समूह परीक्षण द्वारा सीखना। यहाँ पर कह रहा है कि बालक दूसरों का प्रेक्षण कर रहा है, प्रेक्षण मतलब दूसरों को व्यवहार को देख रहा है फिर उसका अनुकरण कर रहा है। तो साथियों इस चीज को हम मॉडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मॉडलिंग कहते हैं। 5वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो 6वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 6, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर। तो साथियों ये प्रश्न पिछली बार रीट में भी आया था। यहाँ पर जो शिक्षण की खेलकूद विधि है ये वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। खेलकूद विधि किस पर? वृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर आधारित मानी जाती है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आएंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से और उसके सामाजिक संदर्भ से। तो देखो 7वें प्रश्न में वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इनका ये मानना था कि किसी को भी यदि अधिगम कराया जाता है तो उसके सामाजिक संदर्भ से आप उसको अलग नहीं कर सकते, उसके सामाजिक संदर्भ में रहकर ही बालक सीखता है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। साथियों 8वां प्रश्न है आपके, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं को दूसरे व्यक्तियों के साथ संबद्ध करने और उनकी विशेषताओं या दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रतिगमन, पलायन, तादात्म्य और उद्भवन। साथियों यहाँ पर व्यक्ति क्या कह रहा है कि दूसरे व्यक्तियों के साथ खुद को स्थापित कर रहा है, खुद को संबंध स्थापित कर रहा है और उनकी जो विशेषताएं हैं दूसरे व्यक्ति की, उनका जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकार कर रहा है और उनके जैसे बनने का प्रयास कर रहा है, तो उसको हम तादात्म्य कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? तादात्म्य मतलब दूसरे के जैसे बनने का प्रयास करना। तो 8वें में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना और लिखना। साथियों सूक्ष्म गतिक मतलब छोटे कौशल और एक होता है वृहद गतिक कौशल। वृहद गतिक में बड़े कौशल आते हैं। तो यहाँ जो चढ़ना है, फुदकना है, दौड़ना है, ये तीनों ही वृहद गतिक कौशल में आएंगे। किसमें? वृहद गतिक कौशल में आएंगे। लेकिन जो लिखना है ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आएंगे, सूक्ष्म गतिक कौशल। अतः आपके यहाँ जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 9 में, यह आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। तो 10वां प्रश्न पूछ रहा है साथियों आपसे, अवचेतन में प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति, स्व बचाव, स्व प्रत्यय और स्व बचाव व्यूह रचनाएं। तो देखो अवचेतन का मतलब होता है अचेतन, अचेतन मन में जो अचेतन मन में प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को किससे बचा रही है? दुश्चिंता को। मतलब जो हमारा ईगो है, ईड से वहां पर कुछ चीजें निकल रही है और अहम को किससे बचा रही है? चिंता से बचा रही है। तो साथियों उसको हम रक्षात्मक युक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? रक्षात्मक युक्ति कहेंगे। रक्षा नहीं रक्षा है, ये रक्षात्मक युक्ति इसको कहा जाएगा। विकल्प नंबर आपका जो 1 है ये ही इसका सही आंसर है। जैसे मान लीजिए लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में अपन क्या लक्ष्य की बुराई करने लग जाते हैं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने लग जाते हैं, तो ये सारी रक्षात्मक युक्तियां ही कहलाती है जो कहाँ से निकलती है? हमारे अचेतन मन से। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 में सही है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो 11वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्त करता है? यह शक्ति बालक के आचरण में सुधार लाती है। यह ऐसी शक्ति है जो सार्थक तथ्यों को प्रकट करती है। मानसिक विकास अधिगम का साधन है और यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों से समाधान
करती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा तथ्य मानसिक विकास को सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक रूप में व्यक्त कर रहा है। साथियों, मनोवैज्ञानिक रूप में बात करें अगर, तो इसका सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा चौथा विकल्प। यह शक्ति बालक का नवीन परिस्थितियों में समाधान करती है। बालक के सामने जब नवीन परिस्थिति आती है तो उससे जो समस्या उत्पन्न होती है, उससे जो मानसिक शक्ति है वो ही बालक को उस नवीन समस्या को समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो साथियों, आपके प्रश्न संख्या 12 आप देखेंगे। आपके 12वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी थे, प्रोफेसर मेहरोत्रा थे, प्रोफेसर यशपाल थे और प्रोफेसर राममूर्ति थे। देखो 12वें प्रश्न में एनसीएफ 2005 के स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष पूछ रहे हैं। साथियों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से कौन सी ग्रंथि व्यक्ति के संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पिनियल ग्रंथि। संवेगात्मक पक्ष साथियों, जो संवेगों से संबंधित पक्ष है उसको प्रभावित करने वाली ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर है, हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है साथियों, ये हमारे संवेगात्मक पक्ष को प्रभावित करती है। तो 13वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेरा रीट में सिलेक्शन होगा या नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उपयुक्त उदाहरण है, ये तनाव का उदाहरण है, दबाव का उदाहरण है, दुश्चिंता का उदाहरण है या कुंठा का उदाहरण है। तो साथियों, जब अभी तो पेपर दिया ही नहीं, अभी तो हमने एग्ज़ाम दिया ही नहीं और अभी से हम अगर ये सोचने लग जाए कि होगा या नहीं होगा, तो साथियों ये चीज़ें हमें दबाव के कारण महसूस होती है। दूसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो 15वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है साथियों, इनमें से कौन सा एक सृजनात्मकता का सिद्धांत नहीं है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साहचर्यवादी सिद्धांत, अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इन सभी चीज़ों को। ये जो चारों ही सिद्धांत है, चारों ही सृजनात्मकता के सिद्धांत है। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी सृजनात्मकता का है, साहचर्यवादी सिद्धांत भी सृजनात्मकता का है, अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत भी सृजनात्मकता का है और अस्तित्ववाद का सिद्धांत भी सृजनात्मकता है। अर्थात इस क्वेश्चन पर आपको क्या मिलेगा साथियों? बोनस मिलेगा। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये हमारे पूर्व चेतना के विकास पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। इसमें क्या हमारी पूर्व चेतना कैसी है? साहचर्यवादी सिद्धांत में संयोगों के पुनर्गठन पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। अंतर्दृष्टिवाद के सिद्धांत में अवबोध पर सृजनात्मकता निर्भर करती है और अस्तित्ववाद के सिद्धांत में मिलन व सामंजस्य पर सृजनात्मकता निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन पर बोनस मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। 16 प्रश्न है साथियों, विकलांग बालकों को सरकार ने कब दिव्यांग बालक नाम दिया? 5 जून 2016 को, 20 नवंबर 2017 को, 15 अगस्त 2015 को और 25 दिसंबर 2015 को। तो यहाँ पर जो विकलांग बालक है इनको जो दिव्यांग नाम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा साथियों, ये दिया गया था 25 दिसंबर 2015 को। कब दिया गया था? 25 दिसंबर 2015 को। विकल्प 4 आपके सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट लिए जाएंगे। जो भी अभी 25वां टेस्ट है, खैर ये तो 75 टेस्ट और बाकी निःशुल्क है सारी चीज़ें। हिंदी के भी 100 टेस्ट, शिक्षण विधियों के भी 100 टेस्ट, पर्यावरण के भी 100 टेस्ट, कक्षा 6 से 10 तक की RBSC NCERT की किताबों में से राजस्थान जी के PDF सहित आपको मिल रही है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि पिछली रीट में भी कई सैकड़ों सिलेक्शन लेवल 1 में यहाँ से हुए हैं और अगर लेवल 2 का पेपर नहीं होता तो हजारों सिलेक्शन यहाँ से बच्चे ले जाते साथियों। अतः निवेदन है, निःशुल्क चीज़ें आपको मिलती है तो उसका फायदा जरूर उठाया करो। प्रश्न 17 है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? हिप्पोक्रेट्स ने, शेल्डन ने, RB केटल ने और आलपोर्ट ने। साथियों यहाँ पर शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था शेल्डन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था साथियों?
शेल्डन के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वां प्रश्न है आरटी 2009 मतलब आरटी अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बालकों के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 6 से 14 और 8 से 16। तो साथियों आरटी 2009 आरटी एक्ट 2009 पढ़ रखा होगा आप सभी ने। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है। ये कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा पर जोर देता है और उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक। तो 18वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तो साथियों 19वां प्रश्न है हेंस आइंजैक के अनुसार मानसिक रोग, क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति, असतर्कता, क्रूरता जैसे लक्षण किस व्यक्तित्व में पाए जाते हैं? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, मनस्तापिता और सांवेगिक स्थिरता। तो 19वें प्रश्न में देखिएगा, व्यक्ति में मानसिक रोग है, मानसिक रूप से उसमें कुछ ना कुछ रोग है। क्षीण एकाग्रता मतलब ज़्यादा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। क्षीण स्मृति कम याद रहती है चीज़ें। असतर्कता सतर्क नहीं रह पाता है। क्रूरता ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे लक्षण साथियों बहिर्मुखता या अंतर्मुखता के नहीं हैं, बल्कि ये मनस्तापिता के लक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। मनस्तापिता वाला व्यक्तित्व होता है ऐसा। तो 19वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। तो 20वां प्रश्न भाटिया बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? 2, 4, 5 और 6। तो साथियों भाटिया बैटरी परीक्षण की बात करें तो यह एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है जिसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपके कोहज ब्लॉक डिजाइन होता है, पास एलांग टेस्ट होता है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण होता है, तत्कालिक स्मृति परीक्षण होता है और चित्र निर्माण परीक्षण होते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार से 5 उप परीक्षण भाटिया बुद्धि परीक्षण में होते हैं साथियों। तो 20वें प्रश्न में तीसरा विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की। तो 21वां प्रश्न देखेंगे, क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक अवस्था, प्रतीकात्मक अवस्था, ये सभी चीज़ें किसके द्वारा बताए गए हैं? एडविन आर गुथरी के द्वारा, जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा, जीन पियाजे या कर्ट लेविन के द्वारा। तो बताइए भाई 21वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों इसका जो सही उत्तर है क्रियात्मक अवस्था, सांकेतिक, प्रतीकात्मक, ये अवस्थाएं यहाँ पर जेरोम एस ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में बताई है। तो 21वें में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22 है, एक विद्यार्थी का तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हुआ तो वह दूसरों से कहता है कि यह नौकरी मेरे योग्य नहीं थी। समायोजन की कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जा रही है? परिमयीकरण, शोधन, प्रत्यावर्तन और आत्मीकरण। साथियों पिछले टेस्ट में भी मैंने आपको अंगूर खट्टे वाला उदाहरण बताया था। वहाँ पर आपको बताया था जहाँ लक्ष्य की बुराई की जाती है वो युक्तिकरण या परिमयीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में चयन नहीं हो रहा है तो व्यक्ति क्या कह रहा है? उसी की बुराई करने लग गया। ठीक है कि ये नौकरी मेरे योग्य नहीं थी, तो मतलब पहले तैयारी की फिर योग्य नहीं थी, इसका मतलब लक्ष्य की बुराई की जा रही है। तो ये परिमयीकरण या युक्तिकरण कहलाएगा। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो 23वां प्रश्न देखेंगे, रॉबर्ट एम गेने ने सीखने के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार, 8 प्रकार, 5 प्रकार और 6 प्रकार। साथियों रॉबर्ट एम गेने ने सीखने का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, सीखने के उस पदानुक्रमिक सिद्धांत में आर एम गेने या रॉबर्ट एम गेने के द्वारा सीखने के 8 प्रकार बताए, जिसमें जो अंतिम और 8वां प्रकार है ये सर्वश्रेष्ठ है और इसको हम समस्या समाधान अधिगम के नाम से जानते हैं। समस्या समाधान अधिगम के नाम से इसको जानते हैं। तो विकल्प नंबर फिर आपका कौन सा सही है 23वें प्रश्न में? दूसरा विकल्प आपके बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। तो 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास और नींद। साथियों दैहिक का मतलब होता है शारीरिक। क्या होता है? शारीरिक होता है। तो भूख भी शारीरिक है, नींद भी शारीरिक है, प्यास भी शारीरिक है। ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है ये चीज़ें। लेकिन उपलब्धि साथियों यहाँ पर दैहिक अभिप्रेरक के अंतर्गत नहीं आता है। विकल्प 1 आपका जो है ये दैहिक अभिप्रेरक में शामिल नहीं होगा। तो पहला विकल्प आपके 24वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 पर। तो चलिए देख लेते हैं 25वां प्रश्न। नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा
कि यहाँ पर 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और इसके पहले के चॉइस टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ मैंने एंड स्क्रीन में यहाँ प्लेलिस्ट लगा दी है, सारे के सारे चॉइस टेस्ट यहाँ से अटेंड कर सकते हो। लास्ट में जब वीडियो पूरा होगा तो उसके 15 सेकंड पहले एंड स्क्रीन यहाँ आ जाएगी साथियों। तो 25वां प्रश्न देखेंगे। किशोर अवस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने आप को देखकर सोचते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस अवस्था को क्या कहा है? इलेक्ट्रा, ओडिपर्स, नर्सिज्म और ऑटिज्म। देखो, जब किशोर अवस्था में किशोर हो या किशोरियाँ हो, कई बार क्या होता है खुद को ही दर्पण में निहारते रहते हैं और खुद ही सोचते रहते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वो होता है खुद से प्रेम करना। और खुद से प्रेम करना क्या कहलाता है साथियों? नर्सिज्म। क्या कहलाता है? नर्सिज्म कहलाता है। तो 25वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 26वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से वृद्धि एवं विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है साथियों वृद्धि और विकास के बारे में। तो पहला कथन है वृद्धि मनोवैज्ञानिक है और विकास भौतिक। वृद्धि भौतिक है जबकि विकास मनोवैज्ञानिक। वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है और वृद्धि व विकास दोनों भौतिक है। देखो, वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होता है। वृद्धि को आप देख सकते हो, छू सकते हो, नाप सकते हो, तोल सकते हो। विकास का वैसा कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब विकास कैसा है साथियों? मनोवैज्ञानिक। और वृद्धि कैसी है? भौतिक। तो वृद्धि भौतिक है जबकि विकास कैसा है? मनोवैज्ञानिक है। ओनली दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। तो चलिए 27वां प्रश्न, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के कितने प्रेरक बताए हैं? 5 प्रेरक, 3 प्रेरक, 4 प्रेरक और 2 प्रेरक। तो 27वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है साथियों मैस्लो ने अभिप्रेरणा के 2 प्रेरक बताए। कितने प्रेरक बताए हैं? 2 प्रेरक। कौन कौन से? एक तो जन्मजात प्रेरक बताए कि जो जन्म से आते हैं, और एक बताए साथियों अर्जित प्रेरक, जो व्यक्ति वातावरण में रहकर समाज में रहकर अर्जित करता है। तो 27वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। 28वां प्रश्न है साथियों आपके, सीखना है। क्या है साथियों सीखना? ज्ञान का स्तर है, ज्ञान की ऊष्मा है, प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाना है और प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना है। बताइए सीखना क्या है? व्हाट इज लर्निंग? देखो, सीखने का मतलब लिया जाता है साथियों जो व्यक्ति है उसके व्यवहार में सुधार लाना या परिवर्तन लाना। ज्ञान का स्तर या ऊष्मा सीखना नहीं है, ना ही प्रेरित। व्यवहार को प्रेरित करना सीखना नहीं कह सकते हो आप। सीखने में व्यवहार में चेंज जाता है, परिवर्तन आता है, सुधार आता है। तो अतः तीसरा विकल्प 28वें प्रश्न में आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। तो साथियों 29वां प्रश्न है, निर्मितवाद अधिगम के संबंध में असत्य कथन है। अधिगम कर्ता समावेशक होता है, विचारों को आकार देते हुए अर्थ हुए निर्माण करता है। सॉरी, गलत है। विचारों को आकार देते हुए अर्थ निर्माण करता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे की जगह टाइप हुए की जगह अर्थ आना चाहिए था, अर्थ की जगह हुआ आना चाहिए। देखो, विचारों को आकार देते हुए अर्थ निर्माण करता है, या निरीक्षण करने वाला है, या ज्ञान शिक्षक द्वारा छात्रों को स्थानांतरित किया जाता है। तो निर्मितवाद अधिगम में क्या होता है साथियों? इसमें छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है क्रिया करके, न कि अध्यापक का कार्य है सिर्फ वहां पर ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, न कि उन पर नियंत्रण करना। ज्ञान का हस्तांतरण अध्यापक नहीं करता है, बालक खुद ज्ञान का निर्माण करता है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये एक असत्य कथन है निर्मितवाद अधिगम के बारे में। तो 29वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा कम से कम एक जगह पर तो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। 30वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण करना, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण और गणित की विषय वस्तु। देखो, एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। क्या होता है? बालक के चिंतन का गणितीकरण करना एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो तीसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये टेस्ट पूरा हुआ साथियों। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, लगातार जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।